Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry 10th, chapter number 9, lecture number 3, part B. लेक्चर नंबर 3 पार्ट ए में हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल नंबर 2 को कवर किया था, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के मुतालिक थी। आज हम पेज नंबर 4 हमारी टेक्स्ट बुक के उस पे बाकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उनको कवर करेंगे, उनसे स्टार्ट करेंगे, जिनमें सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का कॉन्सेप्ट है, फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है और फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम ग्राफ की मदद से, एग्जाम्पल की मदद से बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि पेज नंबर 5 तक कंटिन्यू हो रहा है। सो आज की इस वीडियो में हम पेज नंबर 4 और 5 पर मौजूद तमाम टॉपिक्स को कंप्लीटली कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रही है जी डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। कॉन्सेप्ट के लिहाज से और बोर्ड के लिहाज से, दोनों लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको देख लीजिएगा। When we think of term equilibrium, the first word that usually comes to mind is balance। कह रहे जब भी हम इक्विलिब्रियम के लफ्ज के मुतालिक सोचते हैं तो हमारे ज़हन में जो पहला लफ्ज आता है वो क्या है? बैलेंस। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? बैलेंस, जिसको हम उर्दू में तवाजन या बराबरी कहते हैं। However, the balance may be achieved in a variety of ways। कि ये जो बैलेंस है इसको मुख्तलिफ तरीकों से हासिल किया जा सकता है। तो आप अपनी पहली लाइन में इक्विलिब्रियम और बैलेंस के वर्ड को मार्क कर लीजिए। एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। फिर यहां से आप मार्क कीजिएगा केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन यहां से स्टार्ट होती है। मैं इसको रीड करता हूं। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब यहां तक इसको मार्क कर लीजिए, ये डेफिनेशन यहां तक कंप्लीट होगी। अब इस डेफिनेशन में कुछ की वर्ड्स हैं जिस तरह के रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, कॉम्पोजिशन, रिएक्शन मिक्सचर और कांस्टेंट। इन की वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। तो वन बाय वन मैं एग्जांपल की मदद से ये सारे वर्ड्स आपको समझाऊंगा और फिर कलेक्टिवली उस डेफिनेशन को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए रेट। रेट का मतलब लिख लीजिए स्पीड या रफ्तार। और फिर हम देखते हैं जी फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है। देखो आपके सामने मैंने ये एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, ये दोनों गैसेस मिलती हैं और इनके मिलने से हमारे पास NH3 गैस, अमोनिया गैस बनती है। अच्छा, हमारी इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड पर आपको केमिकल फॉर्मूलाज नजर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पर जो सब्सटेंस नजर आ रहे हैं, इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और इनके मिलने से, रिएक्ट करने से न्यू सब्सटेंस बनते हैं, नई चीजें बनती हैं, जिनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स का मिलकर प्रोडक्ट बनाना, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड का उर्दू में क्या मतलब होता है? आगे की तरफ। तो ये रिएक्शन आगे की तरफ होता है, यानी कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनाना। तो रेट का मतलब स्पीड और फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। उसके बाद रिवर्स रिएक्शन। अब देखो हमारे पास बाज रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं तो कुछ वक्त गुजरने के बाद प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। आई रिपीट, प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में चेंज होना, इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, ये तीनों टर्म्स मैंने आपको समझा दी। कॉम्पोजिशन का मतलब लिख लीजिए तरकीब, बनावट, मिकदार, ये सारे लफ्ज आप इस कॉम्पोजिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। अच्छा, रिएक्शन मिक्सचर से मुराद होता है हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों। रिएक्शन मिक्सचर का मतलब क्या है? रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट। तो कहता है कि रिएक्शन मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन है, बनावट है, तरकीब है, वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। अच्छा, आइए अब इसको कलेक्टिवली समझते हैं। कहते हैं होता क्या कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो स्पीड है, इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, वो बिल्कुल बराबर हो जाए प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में चेंज होने की स्पीड से। यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो स्पीड है वो बराबर हो जाए प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनने की स्पीड से। तो क्या होगा? कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जो मिकदारें होंगी रिमेन कांस्टेंट, वो सेम रहेगी। क्यों सेम रहेंगी? देखो ना,
कि हमारे रिएक्टेंट एक वक्त में जितने प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी वक्त में प्रोडक्ट में से कुछ हमारे मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंसंट्रेशन पर। क्यों? जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसी वक्त कुछ दूसरे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल टूटकर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिससे हमारे रिएक्शन मिक्सचर यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन या जो कॉम्पोजिशन है वो कांस्टेंट रहती है, मुस्तकिल रहती है, वो तब्दील नहीं होती, और इस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्यों? क्योंकि इसमें दो केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि उनकी स्पीड इक्वल हो जाती है। तो फुली डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। पॉसिबिलिटीज भी उसने हमसे पूछी थी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट की दो पॉसिबिलिटीज है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके जी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को भी वो हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, बोर्ड में आ भी चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा चलो मुझे आप पहले बताओ स्टैटिक का क्या मतलब होता है। आपको मालूम है स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, साकिन या एट रेस्ट, यानी कि ये ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा या जो भी चीज होगी जो इक्विलिब्रियम में है वो मूव नहीं कर रही होगी, उसमें मोशन नहीं होगी, वो स्टैटिक होगी, एट रेस्ट होगी। कहते हैं व्हेन रिएक्शन, जब रिएक्शन सीजीज, सीजीज का मतलब है रुक जाना, स्टॉप हो जाना, तो सीजीज का मतलब लिख लिए स्टॉप, टू प्रोसीड आगे बढ़ने से, जब रिएक्शन आगे बढ़ने से रुक जाए, इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस हैपेंस मोस्टली इन फिजिकल फेनोमेनन। ये ज्यादातर किस चीज में होता है? फिजिकल फेनोमेनन, फिजिकल वर्ल्ड में, हमारे इर्द गिर्द की चीजों में जिनको हम देख सकते हैं। अच्छा, उनमें ये होता है, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग, एक इमारत है वो खड़ी रहती है, रादर देन फॉलिंग डाउन, गिरने की बजाय, बिकॉज ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस, क्योंकि उस पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वो ग्रेविटी हो, वो विंड हो, वो टेंशन हो, वो कंप्रेशन हो, वो जितनी भी फोर्सेस हैं जो उस बिल्डिंग पे एक्ट कर रही है वो बैलेंस है, बराबर है, तभी तो बिल्डिंग गिर नहीं ना रही, खड़ी है, और हमें यूं मालूम हो रहा है कि वो बिल्डिंग स्टैटिक है, रुकी हुई है। तो ये एग्जांपल थी किसकी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। तो यहां पर ये वाली जो लाइन है ना, इसको मार्क कर लो एमसीक्यूज के लिए। दिस हैपेंस मोस्टली इन फिजिकल फेनोमेना। तो आपसे पूछ सकता है विच इक्विलिब्रियम हैपेंस मोस्टली इन फिजिकल फेनोमेना, तो डायनामिक, स्टैटिक, केमिकल, इस तरह से करके कुछ ऑप्शन बना देगा। तो फुली ये डेफिनेशन भी क्लियर है, एग्जांपल भी आपको क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, डायनामिक इक्विलिब्रियम की शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछ सकता है कि डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम, या वो यूं भी कहता है हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होती है, या वो हमें कह देगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ग्राफ कहां पर है वो मैं आपको भी दिखाता हूं। अभी दो चीजों को ज़हन में रखो कि हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को जो है समझना है, और उसके बाद फिर हमने ग्राफ और एग्जांपल की तरफ जाना है। और ये पूरे का पूरा, यानी कि तीनों चीजें जिसमें डेफिनेशन, ग्राफ और एग्जांपल, ये लॉन्ग के तौर पे भी बन सकता है। लॉन्ग के तौर पर आएगा तो यहां से शुरू करके पेज नंबर 5 के एंड तक सारा करना है, और अगर शॉर्ट में आएगा तो डेफिनेशन या ग्राफ आएगा, वो मैं आपको मार्क करा देता हूं कहां कहां तक डेफिनेशन है और ग्राफ कौन सा है और कैसे करना है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन रुके ना, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो रफ्तार है वो बराबर हो जाए टू ईच अदर, एक दूसरे के, बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो जो रिएक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हो। अभी जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिखाई थी ये वाली, जिसमें हमें फॉरवर्ड रिएक्शन कहां से कहां हो रहा है, देखो ये आपके कौन सा हैंड है, इक्वेशन के इस तरफ अगर देखो तो ये लेफ्ट साइड है ना, तो ये कहां से हो रहा है, लेफ्ट से राइट हैंड की तरफ आपके, तो ये हो रहा है लेफ्ट से राइट, और ये कहां हो रहा है, राइट से लेफ्ट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं? सो होपफुली ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और अगर आपसे पूछे हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड, तो उसमें भी ये लिख दीजिएगा व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड। तो ये आपको फुली क्लियर होगी। इसमें तकरीबन जो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने डेफिनेशन पढ़ी है वही रिपीट हो गई है।
तो आगे चलते कहते हैं डायनामिक मींस रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, इसको मार्क कीजिए, एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट। डायनामिक लफ्ज का मतलब क्या है, स्टिल कंटिन्यूइंग, इनके रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन अभी भी जारी है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे हैं, लेकिन कहां, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फिर हमारे पास ये ग्राफ आ गया है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्राफ को और इस एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दफा फिर से कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करने लगा हूं कि इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, अब फर्ज करो हमारे पास ये कुछ ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, अब रिएक्शन शुरू हुआ और आपके जो ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल थे, ये फर्ज करो शुरू में 5 थे, अभी 3 रह गए ना, शुरू में 5 थे। अच्छा, 2 ए के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए किसमें, बी के मॉलिक्यूल्स में। अब यहां पर आप देखो बी के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, ए के 3, बी के 2। अच्छा, ये रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि तमाम जो हमारे ए के मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो अभी प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में चेंज नहीं हुए। तो हुआ क्या कि जैसे ही कुछ हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में चेंज हुए, तो उसके साथ ही प्रोडक्ट के कुछ मॉलिक्यूल ने जो है वापस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में चेंज होना शुरू कर दिया। तो एक वक्त ऐसा आया कि जब हमारा ए का मॉलिक्यूल उस तरफ जा रहा था बी बनने, तो उसी वक्त बी का एक मॉलिक्यूल इधर आ गया ए बनने। अच्छा, बाकी हमारे मॉलिक्यूल उसी तरह, एक मॉलिक्यूल अगर ए का उठ के इधर आए और उसी वक्त बी का उधर चला जाए, तो बाकी तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो हो क्या रहा है कि जितने मॉलिक्यूल एक वक्त में ए के बी में कन्वर्ट होना चाह रहे, उसी वक्त बी के मॉलिक्यूल ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा ए और बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आती, जिसको हमने नाम दिया था केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का। तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी, मैंने सोचा आपको यहां पर बताता चलूं। अब हम वापस आते हैं अपने मेन काम की तरफ। कहता है इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो जरूरी नहीं है कि रिएक्शन कंप्लीट हो, यानी कि तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो तो ही इक्विलिब्रियम आए, यानी कि तमाम ए के मॉलिक्यूल, अगर इस एग्जांपल को देखें कि पहले तमाम ए के मॉलिक्यूल खत्म हो जाए, बी बने और फिर बी ए बनाना शुरू करे, और फिर एक ऐसा वक्त आए कि दोनों जो है ए से बी का बनना, बी से ए का बनना बराबर हो जाए। तो कहता है ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले भी इक्विलिब्रियम आ सकती है। इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली at initial stage, शुरू में the rate of forward reaction is very fast and reverse reaction is taking place at a negligible rate। ये तो सिंपल सी बात है, शुरू में होंगे हमारे पास रिएक्टेंट, तो शुरू में इसलिए होगा कौन सा रिएक्शन, फॉरवर्ड, और शुरू में हमारे पास प्रोडक्ट होंगे ही नहीं, तो रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, नेग्लिजिबल रेट पर, बहुत ही कम, यानी कि होगा ही नहीं, ना होने के बराबर। बट ग्रेजुअली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, मुसलसल फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन, यानी कि जैसे जैसे जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बना देंगे, तो फिर ये आगे वाला रिएक्शन होना थोड़ा कम हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप, और जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे तो वो फिर वापसी का रास्ता इख्तियार करना शुरू करेंगे और रिवर्स रिएक्शन ज्यादा होता चला जाएगा। इवेंचुअली आखिरकार बोथ रिएक्शन अटेन द सेम रेट, इट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, और इसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अब देखो उसने ग्राफ को समझ लो। ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे। एक्स एक्सिस पे उसने टाइम लिया हुआ है, जिसमें इंटरवल 10 का लिया है, 0, 10, 20, 30, 40, और ये मिनट्स में आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इस तरफ ऊपर हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, रिएक्शन रेट। तो ग्राफ में सबसे पहले जरूरी होता है आप अपने एक्सिस को लेबल करो कि वहां पर आपने कौन सी क्वांटिटीज ली हुई हैं। तो उन दोनों को मार्क करने के बाद अब इस ग्राफ को देखो, यहाँ पर आपको 2 लाइंस नजर आ रही हैं, 2 कर्व्स नजर आ रही हैं। देखो नीचे वाली जो है वो रिवर्स रेट को जाहिर कर रही है। अब देखो शुरू में, बिल्कुल शुरू में ये लाइन कहां से शुरू हो रही है, 0 से, यानी कि शुरू में रिवर्स रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा, तो वो कहां से शुरू हो रही है, 0 से। लेकिन शुरू में अगर आप देखो तो फॉरवर्ड रिएक्शन काफी ऊपर है। देखो वाई एक्सिस पे हमने रेट लिया हुआ ना, तो वाई एक्सिस में शुरू में देखो फॉरवर्ड रिएक्शन काफी ऊपर है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये लाइन डिक्लाइन कर रही है, नीचे आ रही है। उसका मतलब क्या है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो कम होता चला जा रहा है, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये आप देख सकते हो कि कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ आ रही है। इसका मतलब है वक्त गुजरने के साथ साथ रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ता चला जा रहा है, जो कि अभी मैंने थ्योरी में आपको बताया था। और एक ऐसा वक्त आता है जब ये दोनों लाइंस मीट करती हैं, मिलती हैं,
और वही हमारा जो है इक्विलिब्रियम स्टेट होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। होपफुली ये आपको ग्राफ अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ग्राफ के बाद एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर, सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद अदर टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड। कुछ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आयोडीन से मिलते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। एट द सेम टाइम उसी वक्त सम ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल के पूरे प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल में कुछ हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल दोबारा टूट जाते हैं और क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन। यानी कि हमारे पास फर्स्ट करो ढेर सारे हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, उनमें से कुछ मिले और क्या बनाया, हाइड्रोजन आयोडाइड। बाकी मॉलिक्यूल मौजूद हैं और उसी वक्त क्या हुआ, कुछ हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल टूटे और उन्होंने हाइड्रोजन और आयोडीन बना दी। इन द बिगिनिंग एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाई, शुरू में रिएक्टेंट की मिकदार चूंकि ज्यादा होती है देन दैट ऑफ प्रोडक्ट की निस्बत, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्टर देन द रिवर्स रिएक्शन। वही बात है, बार बार आ रही है। एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल ग्रेजुअली डिक्रीज, रिएक्टेंट्स की मिकदार मुसलसल कम होती है, while that of product will increase, और प्रोडक्ट की क्या होती है, बढ़ती है। Consequently, the rate of forward reaction will go on decrease and reverse reaction will go on increase, and ultimately the two rates will become equal to each other। के वक्त गुजरने के साथ साथ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट जो है वो कम होता चला जाता है, रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो ज्यादा होता चला जाता है, और इवेंचुअली आखिरकार एक ऐसा वक्त आता है जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, और उस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। थस द इक्विलिब्रियम विल सेट अप, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेपर स्पीशीज हाइड्रोजन आयोडीन बिकम्स कांस्टेंट। तो इनकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि एक वक्त में जितने हाइड्रोजन आयोडीन के मॉलिक्यूल ये बना रहे होंगे हाइड्रोजन आयोडाइड, उसी वक्त हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल टूटकर उतने ही हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल बना देंगे जिन्होंने पहले मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया था। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, और उसको हम डबल एरो से इस तरह से जाहिर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि आपकी टेक्स्ट बुक में बात स्टूडेंट की पेज नंबर 5 पर मिस प्रिंटिंग है। पहला पैरा और आखिरी पैरा वो सेम है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट का वो सेम है तो आप इस वीडियो में देखते हुए उसको ठीक कर लीजिएगा। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।